67वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। अगर नोटिफिकेशन जून महीने में आती है तो एग्ज़ाम अक्टूबर तक होने की पूरी संभावना रहेगी। अगर नोटिफिकेशन जुलाई महीने में आती है तो एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होने की पूरी संभावना होगी, जैसे कि 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिसंबर में लिया गया था। अब इस स्थिति को देखते हुए पूरा इंस्टीट्यूशन कोविड-19 को लेकर के बंद है, उसमें आपकी अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, तैयारी का मापदंड क्या होना चाहिए, किस टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे जो हमारा रिजल्ट होगा, किस टॉपिक्स को गहनता से देखना है, किस टॉपिक्स को देख के छोड़ देना है या फिर ध्यान में रखना है, कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सभी विषयों पर हम सवालों के साथ एनालिसिस करेंगे। देखिए, अभी जो 2020 दिसंबर 2020 में 66वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो इतने सवाल पूछे गए और जो भी सवाल जिस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, मैं आपको उसका पहले जानकारी दे देता हूं और 65वीं यानी 2 एग्ज़ाम की जानकारी मैं आपको देता हूं टॉपिक्स वाइज, और किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, कौन से सवाल रिजल्ट गिराते हैं, उन सभी चीज़ों का हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, आप आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि 66वीं बीपीएससी में सबसे ऊपर आपका इतिहास है, जिसमें 25 सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद लगभग सवाल की संख्या तो 25 काफ़ी ज़्यादा हुई, तो ये सिर्फ इतिहास के सवाल का। फिर बिहार के इतिहास से अलग, यानी कि अगर टोटल को जोड़ेंगे बिहार के इतिहास को तो 7 सवाल पूछे गए हैं बिहार के इतिहास से। ये 66वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो टोटल 33 सवाल, लगभग आपके 32-33 सवाल इतिहास से हुए। उसके बाद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सवालों की संख्या है वो सामान्य विज्ञान से है, 28 सवाल, करेंट अफेयर्स से 33 सवाल। ये सभी जो सवाल हैं अधिक संख्या में पूछे गए हैं। तो अधिक संख्या में पूछे जाने का मतलब ये है कि इन सभी चैप्टरों पर आपकी रणनीति काफ़ी गहनता से होनी चाहिए। फिर देखेंगे आप भूगोल है, भूगोल से 9 सवाल, राजनीति से 7 सवाल, अर्थव्यवस्था से 13 सवाल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से 3 सवाल, बिहार के भूगोल से 5 सवाल, बिहार की अर्थव्यवस्था से 4 सवाल, बिहार की राजनीति से 1 सवाल, बिहार करंट अफेयर्स से 5 सवाल और एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 10 सवाल, टोटल 150 सवाल। तो ये 66वीं बीपीएससी का था। इतने सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसी के अनुसार हमारी अपनी रणनीति होनी चाहिए ताकि हमें 67वीं बीपीएससी में काफ़ी फ़ायदा मिल सके। फिर आप देखेंगे कि 65वीं बीपीएससी का है, जिसमें हिस्ट्री से 28 सवाल पूछे गए, ज्योग्राफी से 13 सवाल पूछे गए हैं, पॉलिटी से 10 सवाल पूछे गए हैं, इकोनॉमी से 11 सवाल पूछे गए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 6 सवाल पूछे गए हैं, जनरल साइंस से 24 सवाल पूछे गए हैं, करेंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल से 26, बिहार के इतिहास से 9 सवाल, बिहार के ज्योग्राफी से 7 सवाल, उसके बाद बिहार के इकोनॉमी से 2 सवाल, बिहार पॉलिटी से 3 सवाल, बिहार करंट अफेयर्स से 1 सवाल, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 10 सवाल। इतने सवाल, यानी कि देखेंगे कि लगभग 66वीं और बीपीएससी के सवालों के मतलब कि चैप्टरों को, मतलब कि टॉपिक्स को मिलाएंगे तो लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत का अंतर है सवाल के पूछने में और नहीं पूछने में। तो उसी के अनुसार हमें 67वीं बीपीएससी की भी रणनीति बनानी है। अब 67वीं बीपीएससी की जो रणनीति होगी हमारी, उस रणनीति में हमने अभी जो देखा है कि लगभग 35 सवाल इतिहास से पूछे गए हैं 65वीं में भी, और लगभग 32-33 सवाल पूछे गए हैं आपके 66वीं में। तो 67वीं में भी इसी के आसपास सवालों की संख्या होगी। अब इन सवालों की संख्या में हमें इतिहास के कौन से टॉपिक्स को काफ़ी गहनता से पढ़ना होगा, और उस टॉपिक से बार बार सवाल आते हैं। चूँकि ये
आपका अपनी रणनीति क्वेश्चन बैंक से हो जाएगा। और प्रत्येक विद्यार्थी को मेरा एक सुझाव है कि एक क्वेश्चन बैंक अनिवार्य है। आप किसी भी पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो आपकी रणनीति तय करेगी, आपके रिजल्ट को सुनिश्चित करेगी और आपको दिशा दिखाएगी कि इस दिशा में चलना है, इसी दिशा में चलने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास के कौन कौन से टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, हम इतिहास तो वैसे 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न, मैं इस टॉपिक्स में आपको मैं बांट के बताता हूँ। देखिए, आपको याद होगा, ध्यान में होगा कि बिहार का टोटल इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास है, क्योंकि यहीं से हर चीज़ की खोज हुई, उत्पत्ति हुई और यहीं से सारा राजनीति तय हुआ। मगध एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा और चंद्रगुप्त मौर्य एक अखंड भारत का निर्माण करेगा। तो उससे पहले आप देखें कि हर्यक वंश, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं, राजगिरी में हर्यक वंश की स्थापना हो रही है। तो उन सभी टॉपिक्स को हम पहले देख लेंगे जिससे बिहार का संबंध है। तो जैसे इसमें आप देख लीजिए, हर्यक वंश, अगर इन सभी टॉपिक्स को, उसके बाद आप देखेंगे मौर्य वंश, मौर्य प्रशासन, मौर्यों की आर्थिक नीति या फिर मौर्य वंश में आपका अशोक टोटल, चंद्रगुप्त मौर्य टोटल, उसके बाद आप देखेंगे कि ये मौर्य का प्रशासन, जैसे कि सीताध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, कौन कौन से विभाग बांटे गए थे और वो विभाग किससे संबंधित था उसको देखेंगे। तो मौर्य वंश और मौर्य का प्रशासन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इसमें आप देखेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म, चूँकि ये दोनों बिहार के लाला थे और इन्होंने एक धार्मिक क्रांति ला दी थी पूरे विश्व के पटल पर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इससे और इससे सवाल तो रहना ही रहना है। आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, बौद्ध धर्म से कोई ऐसा बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें सवाल नहीं हुए, तो बौद्ध धर्म से सवाल होना ही होना है। तो मौर्य वंश, प्रशासन और बौद्ध एवं जैन, इन सभी टॉपिक्स को आप एकदम गहनता से देखेंगे। उसके बाद इसमें आप आ जाइए, मौर्य वंश की जब वो हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी 184 BC में, तो शुंग वंश, कण्व है, उसके बाद कण्व के बाद आप गुप्त वंश को देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ब्राह्मण वंश थे, शुंग वंश और कण्व वंश। और अशोक की आर्थिक धम नीति के कारण इन दोनों के बीच काफ़ी आक्रोश हुआ था और इन लोगों की नीति के कारण ही मौर्य साम्राज्य अशोक के 232 ईसा पूर्व में मरने के बाद 50 साल के अंदर में मौर्य वंश की समाप्ति हो गई थी। और बृहद्रथ लास्ट शासक था जिसको मार करके सैनिक निरीक्षण के समय में पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। चलिए, गुप्त वंश में आप देखिएगा कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है गुप्त शासक कुमार गुप्त। तो गुप्त वंश को आपको पूरी तरीक़ा से देख लेना है, क्योंकि गुप्त स्वर्ण काल कहे जाते हैं। तो यहाँ तक गुप्त वंश, इस टॉपिक्स को एकदम सरसरी, मतलब काफ़ी डीपली, इन सभी चैप्टरों को काफ़ी डीपली आपको हर एक पहलू को, आर्थिक पहलू हो, राजनीतिक पहलू हो, प्रशासनिक पहलू हो, उसको देखना है। उसके बाद आप देखिएगा इसमें हर्षवर्धन का वर्धन वंश, इतना टॉपिक्स आपको देखना है। अब उसके बाद इन टॉपिक्स के अलावा क्या देखना है, तो वैदिक साहित्य, वैदिक काल और हड़प्पा काल, इसको देखना है। इनसे सवाल निश्चित होंगे, इनसे सवाल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर मौर्य से, बौद्ध एवं जैन धर्म से सवाल निश्चित होंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद इधर
जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद जब पूरे भारत में राज्यों का बंटवारा हो जाएगा और नए नए स्वतंत्र प्रांत निकलेंगे, तो नीचे में एक वंश का उदय होगा, चोल वंश का, जिसका संस्थापक विजयालय होगा। तो उस चोल वंश से प्रत्येक बीपीएससी में कहीं से ना कहीं से एक सवाल निश्चित रहते हैं। तो चोल वंश आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसको कभी आप छोड़ेंगे नहीं। चोल वंश को पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि इससे सवाल कहीं से आए इसको छूटे नहीं, इसीलिए इसको देख लेंगे। अब आइए मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री में जो टॉपिक्स है, दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत का प्रशासन विभाग देखेंगे। उसके बाद मुगल प्रशासन या मुगल वंश, और मुगल वंश के जो मुगल प्रशासन थे, कौन कौन से पद हुआ करते थे, किस पद को किस नाम से पुकारा जाता था, उस पद का क्या कार्य था, और मुगल साहित्य क्या थे। दिल्ली सल्तनत के जितने भी साहित्य हैं उसको ज़रूर देख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति को देख लेंगे, और उसके बाद जितने भी साहित्य की रचना की गई है इस समय में उसको निश्चित देख लेंगे। ये आपका टॉपिक्स है, 2 टॉपिक्स मेडिवल हिस्ट्री से जिससे सवाल आएंगे। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर, जो आपका वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। इससे आपका 8 से 10 सवाल होगा, इससे 2 से 3 सवाल होंगे, और लगभग इससे 15 से 20 सवाल होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से 15 से 20 सवाल होना ही होना है। तो इसमें जैसी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग मॉडर्न आपका हिस्ट्री चालू हो जाता है, क्योंकि उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पर है आपका मुगल वंश। डिक्रीज करते करते 1857 की क्रांति होगी और 1858 में महारानी विक्टोरिया का लेटर आएगा, और महारानी विक्टोरिया के लेटर से मुगल पद समाप्त कर दिए जाएंगे, और जितनी भारतीय प्रजा होगी वो ब्रिटिश प्रजा घोषित कर दी जाएगी। तो इसमें आपको यहाँ से शुरू करना है कंपनी से। कंपनी का आगमन, उसके बाद आप देखेंगे गवर्नर जनरल, इनके द्वारा लागू किए गए जो कानून हुआ करते थे सो गवर्नर जनरल के द्वारा जो लागू किए गए कानून सो। उसके बाद इसमें देखेंगे जनजातीय विद्रोह। एक से 2 सवाल जनजातीय विद्रोह से निश्चित रहते हैं। इसको एकदम जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसको देखना ही देखना है, जनजातीय विद्रोह को। तो ये जनजातीय विद्रोह। उसके बाद आप देखिएगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे 1857 की क्रांति, इससे आपका 1 से 2 सवाल, इससे भी 1 से 2 सवाल। 1857 की क्रांति, क्योंकि 1857 की क्रांति का प्रभाव बिहार में काफ़ी व्यापक हुआ, और 80 साल के वृद्ध वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, उन्होंने भाग लिया। रोहनी गांव से आपका ये शुरुआत होगा 1857 की क्रांति का, और 1857 के क्रांति के फलस्वरूप जो भारत की स्थिति हुई उसको ज़रूर देख लेंगे। तो 1857 की क्रांति, इससे निश्चित सवाल रहेगा आपको, क्योंकि पूरे भारत में यह क्रांति हुई थी और नेतृत्व विहीनता के कारण यह क्रांति विफल हो गई थी। न तो हम तो उसी समय हमारे देश के लोगों ने छक्का छोड़ा दिया था अंग्रेज़ों का। उसके बाद हम जो देखेंगे इसमें देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे भी 1 से 2 सवाल होगा। उसके बाद 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। एवं सचिव होंगे, बिमल चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बनेंगे और इसकी स्थापना हो जाएगी। अब इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका, क्योंकि अभी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है और अभी से ही भारत में काफ़ी व्यापक पैमाने पर बदलाव शुरू होगा, और बदलाव जैसी शुरू होगा तो बहुत गवर्नर जनरल सब अपना अपना ऐसा कानून लाएगा, इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे कि भारत में विद्रोह चालू हो जाएंगे। कि जैसे कि आप देखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन होगा, तो 1905 का बंगाल का विभाजन बहुत इम्पोर्टेंट है।
और इसमें आप डेट याद रखेंगे, डेट याद रखें कि बंगाल विभाजन कब घोषित किया गया, बंगाल विभाजन कब लागू किया गया, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन से आंदोलन चलाए गए, कहाँ से आंदोलन शुरुआत हुआ, उसको याद रखेंगे। अब उसके बाद जब 1905 का बंगाल का विभाजन होगा तो अब भारत में देखिए कि संगठन बनना चालू होगा, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्वराज पार्टी। तो इन सभी चीज़ का जो संगठन है, संगठन एवं उसका मुख्यालय, संगठन एवं उसका मुख्यालय, कहाँ मुख्यालय थे, कौन से वो थे। उसके बाद 1905 के बाद आप देखिएगा तुरंत 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत में एक ऐसे व्यक्ति की आगमन होगी जो विदेश में अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ा करके और भारत में इनके खिलाफ ऐसे मूवमेंट, ऐसे दौर की शुरुआत करेगी जिसमें ये इतिहास में इतने बड़े व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, जितने बड़े व्यक्ति के रूप में अभी तक कुछ लोगों को रखा गया है उस वर्ग में। तो वो व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से 1 से 2 सवाल आपका निश्चित रहेगा। महात्मा गांधी के जितने भी मतलब कि कब सदस्य के रूप में कांग्रेस में भाग लिए, कब विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस में भाग लिए, ये सभी चीज़ यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। अब महात्मा गांधी की जैसी आगमन हो जाएगी तो सबसे पहले बिहार की धरती पर महात्मा गांधी के द्वारा एक ऐसे संदेश दिए जाएंगे जो संदेश के कारण पूरे अंग्रेज हिल जाएगा, और वो होगा 3 कठिया प्रणाली चंपारण का, चंपारण का 3 कठिया प्रणाली। इसमें महात्मा गांधी की अपार सफलता होती है और सफलता के बाद महात्मा गांधी एक ऐसे नायक के रूप में भारत में उभरते हैं जिस नायक की ज़रूरत हर कोने कोने से मांग होने लगती है, और इनकी पकड़ जनता पर होती है, न कि कुछ टीम के लीडरों में या कुछ लोगों के बीच में। और कहा जाता है कि जिसकी पकड़ जनता पर है उसे कोई पराजित नहीं किया जा सकता है। अब 1920 से लगभग संविधान की मांग शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1920 में आपका चेम्सफोर्ड अधिनियम आएगा, और उस चेम्सफोर्ड अधिनियम के बाद 1919 में ऐसे आता है चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 में चेम्सफोर्ड अधिनियम आते हैं तो 10 साल बाद उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति होगी, और साइमन कमीशन की नियुक्ति के बाद जब साइमन कमीशन भारत आएगा तो उसका काफ़ी पुरजोर बहिष्कार होगा, और उस बहिष्कार के बाद भारत में संविधान की मांग होने लगेगी। तो जितने भी अभी से लेकर के जितने भी, जैसे कि आप गवर्नर जनरल है या फिर साइमन कमीशन है, उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नमक सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। बिहार के एकमात्र व्यक्ति गिरिधारी ठाकुर इसमें भाग लिए थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन है, इससे सवाल होते हैं। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन है। तो इन सभी चीज़ों से, और उसके बाद जब गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा तो फिर पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 1935 का भारत शासन अधिनियम के बाद आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत कैबिनेट, ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आप देखेंगे कि भारत में संविधान की मांग हो जाएगी और संविधान सभा की गठन हो जाएगी। तो संविधान सभा के गठन तक इतिहास के टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। इससे आपका कहीं से इतिहास का कोई भी सवाल छूटने नहीं जा रहा है, और जितना पढ़ेंगे वो बिहार के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। चलिए अब मैं आता हूँ संविधान के टॉपिक्स पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक्स है जिससे आपका रिजल्ट होगा बीपीएससी पीटी में, और बीपीएससी पीटी बहुत ही हार्ड है जब मुकाबले बीपीएससी मेंस के। अगर आप बीपीएससी पीटी पास कर जाते हैं तो आपको 2 हाथी के बल आ जाएगा उसी समय। बाबूजी गांव में घूम घूम के कहने लगे कि हमार बेटा एसडीओ बन गया, और तिलक के रेट सीधे 20 लाख से 40 लाख पर पहुंच जाएगा आपका पीटीए पास करने पर। चले आगे। अब आइए संविधान। तो संविधान का जो मेन इम्पोर्टेंट है, तो संविधान
सभा से अगर शुरू करेंगे तो संविधान सभा से शुरू करेंगे तो उसकी सभा, कार्यकारिणी, डेट, उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट होगा एक, वो होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना से एक सवाल तो निश्चित ही रहेंगे। उसके बाद होगा नागरिकता, इससे भी एक सवाल। उसके बाद मौलिक अधिकार, इससे 1 से 2 सवाल। मौलिक अधिकार से निश्चित रहते हैं एग्जाम में सवाल, जैसे कि इसका एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि बालकों का नियोजन कारखानाओं में नहीं किया जाएगा, कितने नंबर आर्टिकल से। ये आप देखिएगा मौलिक अधिकार का ये सवाल कितने बार बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद आप मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि ये राज्य ही बनाता है नीति निर्देशक तत्व राज्य को संचालित करने के लिए, तो ये इसको देख लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप देखिएगा राष्ट्रपति, बहुत इम्पोर्टेंट। इससे 1 से 2 सवाल होगा और इससे 2 से 3 सवाल होंगे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का हेड होता है, और जब संघ की कार्यपालिका का हेड होता है तो इसी के अंडर सब आते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सीजीआई, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति कहने का मतलब है कि आपको प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सीजीआई, ये क्या बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद महान्यायवादी, ये सभी टॉपिक्स को देखना होगा। फिर राष्ट्रपति की विधायी अधिकार, राष्ट्रपति के कार्यपालिका अधिकार, राष्ट्रपति के विवेकाधिकार, इन सभी चीज़ों को, यानी कि अगर राष्ट्रपति बोल दिया गया तो आपको आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 150 तक देखना होगा, एकदम काफ़ी डीपली। इसमें कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, ये पूछा जाता है सवाल, यहाँ से सवाल आते हैं, तो ये सवाल इससे आएगा। और उसके बाद राज्य की कार्यपालिका, विधानसभा, विधान परिषद, इन सबको देखेंगे। और एक ट्रेंड ये देखा गया है कि ग्राम पंचायत से भी अब सवाल आने लगे हैं। तो संविधान में आपको इतना ही पढ़ के जाना है। क्यों मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ कि पूरा पढ़ लीजिए। पूरा किताब पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होगा रे भाई, तू कंफ्यूज कर जाओगे, एक का दूसरे में घुसेगा, दूसरा का तीसरा में घुसेगा, दिमाग लगेगा फट गया। तो उस तरह से पूरा पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो पीटी नहीं होने जा रहा है। हाउ टू मैनेज की रणनीति होनी चाहिए, हाउ टू मैनेज ही करना है प्रशासक बनने के बाद। वहाँ पर यह पोथा ग्रंथ उलटना नहीं है। तो ये इतनी बड़ी सिलेबस है, इसीलिए दी गई है कि आप मैनेज कैसे कर पाते हैं। तो अपनी तैयारी की रणनीति बनाइए, न कि पूरा के पूरा पढ़ के पोथा पर पोथा जमा कैले हती, लोगों आ रहा है देख रहे घर में कि बार बार रैक के रैक किताब सजैले है लड़का, तो पागल हो गई पढ़त। तो ऐसा पगलाए के नहीं। तो इतना टॉपिक्स आपको निश्चित देख लेना है। ये आपका संविधान का है। अब आइए भूगोल की चर्चा करते हैं। लगभग 10 सवाल आपके संविधान से होंगे और इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना रे भाई। मेरा अनुभव है अपना, ये मत समझना वीडियो देख के कि मास्टर कम बता रहा है। हम आपको रिजल्ट गिराने के लिए बता रहे हैं। ज़्यादा पढ़े के लिए तो पूरा कथा, पूरा रामायण, एकदम 108 उपनिषद, कितना ग्रंथ रखा हुआ है, तो वो सब मत उतना दिमाग लगाना। जितना बता रहे हैं उतना पर ध्यान देना। भूगोल से भी आपको 9 से 10 सवाल होगा। अब भूगोल से जो 9 से 10 सवाल होगा तो इसमें एक सवाल आपको सौरमंडल से होगा। सौरमंडल जो आप पढ़ेंगे तो सौरमंडल को करंट से जोड़ के पढ़िएगा, समसामयिकी से जोड़ के, समसामयिकी से जोड़ के भूगोल को, सौरमंडल। अब उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर, इससे सवाल आते हैं। सवाल क्या आते हैं कि आपको दिया जाएगा कि समय निकालिए कि भारत ग्रीनविच रेखा से कितनी दूरी पर है, या फिर भारत का जो प्रयागराज भारत का मानक समय रेखा है उससे गुजरात का दादर कितनी दूरी पर है। अगर सूर्योदय प्रयागराज में 8 बजे हो रहे हैं तो दादर में सूर्योदय कितने बजे होंगे। तो इसीलिए आपको अक्षांश देशांतर रेखा की और उसके बाद भारत के मानक समय रेखा की गणना करना, निकालना आना चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बाद आप ग्रहण पढ़ के लीजिए। ग्रहण, तो ग्रहण में कुछ नहीं है,
ग्रहण में एक चीज़ दिमाग में, क्योंकि बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज कर जाता है, यहाँ से पढ़ के जाता है सही, लेकिन एग्जाम में चंदा घुसतथिन बीच में कि मामा घुसतथिन बीच में कि ये सूर्य घुसतथिन बीच में। तो इसको एक ही बार याद रखना है, SEM बराबर चंद्र ग्रहण और SME बराबर सूर्य ग्रहण। एकदम यही टॉपिक से यही याद रखना है। ये तो खैर मैं पढ़ा दूंगा बाद में, इसका वीडियो आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको याद रखना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इसी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में भूकंप भी आप देख लीजिएगा, और उसके बाद भूकंप के बाद ज्वालामुखी भी इसी में आप देख लीजिएगा, ज्वालामुखी भी इसी में देख लीजिएगा। इन सभी चीज़ों की तैयारी आपको किस पुस्तक से करनी है, तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक से या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर के वो वीडियो देख लीजिए कि किस किस बुक से हमें पढ़ना है। उसके बाद इसमें पर्वत, पठार, मैदान को देखना है। उसके बाद स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को देखना है। इतना आएगा आपके विश्व के भूगोल, यानी ये भूगोल है, तो भूगोल को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये है विश्व का भूगोल, तो ये देखना है। इसमें एक टॉपिक आप और देख लीजिएगा, वो क्या होगा, विश्व के प्रमुख घास, ये पूछता है, एवं मैदान, ये पूछता है, घास एवं मैदान ये पूछता है, विश्व के प्रमुख घास एवं मैदान। तो ये विश्व के भूगोल से इतने सवाल आते हैं, इससे सवाल आते हैं इस टॉपिक से। अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बात समझ गए। हाँ, महाद्वीप और महादेश, महासागर, इसको देखना है। और महाद्वीप और महासागर, क्योंकि इसमें छूट गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो महाद्वीप में आपको कौन सी संधि किसको जोड़ रही है, कौन से देश के बीच में कौन सी सागर का संबंध है, किस किस देश का कौन कौन से सागर सटे हुए, उस सब को देख लेना है। अब आइए भारत का भूगोल में, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल आएगा। भारत के भूगोल में आप सबसे पहले देख लीजिएगा भारत की स्थिति मतलब क्या, कि भारत की तटीय सीमा क्या है, भारत की स्थलीय सीमा क्या है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है, ये इससे सवाल आते हैं। सिर्फ क्या करेगा, सब चारों ऑप्शन सेम रखेगा, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, यही घुमा देगा। आप सब तो देखेंगे कि ऑप्शन सेम है, मार दीजिएगा, सही जानते हुए में गलत मार दीजिएगा। फूल के तुम्बा हो के आइए कि बड़ा आसान सवाल पूछ ले रहा, जब हियाँ देखबा तो दिमाग के बत्ती खुल जाता। उसके बाद भारत की जनगणना, इससे सवाल 2 होते हैं, 2 से 3, लेकिन इस बार 66वीं BPSC में इससे सवाल नहीं था, भारत की जनगणना से। लेकिन इससे प्रत्येक BPSC में सवाल होते हैं, प्रत्येक BPSC में सवाल। लेकिन 66वीं BPSC में शायद भूल गया हो, या फिर सवाल सेट करने के समय सो गया हो, भगवान जाने, ये सवाल होते हैं। उसके बाद भारत की नदियाँ, इससे भी 1 से 2 सवाल। उसके बाद भारत की जलवायु, इससे भी 1 से 2 सवाल। इतना ही टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स, ज़्यादा टॉपिक्स ना देखे के, इतना ही टॉपिक्स आपको देखना है। भारत की जनगणना अगर इसमें जोड़ेंगे तो उद्योग अगर जोड़ेंगे इसमें, तो उद्योग से में आता है, या तो इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिए उद्योग, नहीं तो इसमें पढ़ लीजिए उद्योग एवं व्यापार, या तो भारत के भूगोल में पढ़ लीजिए, नहीं तो उसमें भी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स में भी भारत के भूगोल, ये भारत के उद्योग एवं व्यापार का आपको पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। चले आगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आइए, आपका इतिहास होगा, भूगोल हो गया, और उसके बाद आपका ये
भूगोल हो गया, संविधान हो गया। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। लगभग 30 सवाल आपको करंट अफेयर्स से पूछेगा। तो करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहले खेल, पुरस्कार, साहित्य, इसको देख लेना है। खेल, खेल उसके बाद कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया, नेता को, खिलाड़ी को, अभिनायक को, कौन कौन सा, जैसे कि अभिनायक को दिए जाते हैं। फिर पद्म भूषण किसे दिया गया, पद्म श्री किसे दिया गया, भारत रत्न किसे दिए गए, नोबेल पुरस्कार किसे दिया। खेल अगर देखेंगे तो खेल पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे, तो खेल का एक एक पहलू, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन देखेंगे, फिर आपका फुटबॉल विश्व कप देखेंगे, आईसीसी देखेंगे, फिर ये जो भी खेल होते हैं। अब करंट अफेयर्स में एक सवाल आपको निश्चित रहेगा, जब दो देशों के सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे सलाइनेक्स है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है, फिर भारत और अमेरिका के बीच के सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है, भारत ये पाकिस्तान के सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है, भारत बांग्लादेश के सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है, भारत जापान के सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है। तो इसको आपको देखना है निश्चित, यानी कि सैन्य अभ्यास। इस बार इससे सवाल थे, पिछली बार भी सवाल था 65वीं बीपीएससी में, इससे भी 1 से 2 सवाल होता है। सैन्य अभ्यास से खेल, पुरस्कार, साहित्य, सैन्य अभ्यास। उसके बाद पद, कौन से व्यक्ति किस पद को ग्रहण किए हैं उसको देखना है। जैसे कि आपसे सवाल पूछ देगा कि वर्तमान में वित्त अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में क्या बोलते हैं उसको, महान्यायवादी कौन है, वर्तमान में कैग के कौन है, वर्तमान में फिल्म के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय फिल्म फेयर के अध्यक्ष कौन है। तो इन सभी चीज़, यानी कि पद जो होते हैं, सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो ये सभी सवाल इसमें पूछे थे। तो पद को निश्चित देखेंगे, 1 से 2 सवाल यहाँ से भी रहेगा। ठीक है। अब वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे परिवर्तन आया, जैसे तूफान आ गया या फिर यास आ गए, चक्रवात आ गए, किस किस राज्य को कवर किया, उसका मुख्य बिंदु कहाँ थे। तो जो भी परिवर्तन होगा 1 साल के अंदर में, उसको देखेंगे परिवर्तन। और यह परिवर्तन जिस कारण से भी हुआ हो उसको देखेंगे, जिस कारण से भी हुआ हो उसको देखेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि ये हो गया, खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, साहित्य हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, पद हो गया। तो खेल और पुरस्कार। उसके बाद नियुक्ति के बाद आप देखेंगे कोई भी ऐसा परिवर्तन, मूवमेंट या फिर साहित्य तो मैं लिखा दिया हूँ। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे करंट अफेयर्स के लेकर के, और इसके संदर्भ में बिहार में क्या क्या चीज़ को लागू किया गया है और वो किस चीज़ को दर्शाता है, उसके अंतर्गत किस किस चीज़ को आते हैं, उन सभी चीज़ का, यानी कि इसको बिहार के करंट अफेयर्स से भी जोड़ के देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ स्टार्ट की, और विदिन 1 ईयर का सारा करंट अफेयर्स आपको देख लेना है। ये इम्पोर्टेंट है। लगभग 25 से 30 सवाल इससे भी आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ उसी टॉपिक्स को बता रहा हूँ जिस टॉपिक से सवाल आता है, मैं सारे टॉपिक्स को नहीं लिखा रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब आते हैं सामान्य विज्ञान पर। सामान्य विज्ञान में जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान में और वनस्पति विज्ञान, इसको सबको देखेंगे। इसमें आप देखिएगा कोशिका विभाजन। तो इस कोशिका में सब आ जाएगा, डीएनए, आरएनए या फिर एसिड, प्रोटीन। अब इसके बाद आप देखिएगा ये रोग के निवारण,
उसके बाद विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, और ये रोग पशु में भी और मनुष्य में भी, ये दोनों के संदर्भ में देखिएगा, बात समझ गए। और उसके बाद इसमें देखिएगा पोषण, क्योंकि इस बार कोविड वायरस के लेकर के रोग इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो वर्तमान में जिस तरह के स्थिति हैं और जो भी स्थिति में रोग का निवारण के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से या फिर बिहार सरकार की तरफ से, उन सभी चीज़ों को देखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट है ये। यानी कि जो भी रोग हैं और रोग के निवारण के लिए जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उन सभी चीज़ों को इसमें आपको देखना है। लगभग 25 से 30 सवाल आपको इससे आएगा। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं। ये तो आपका जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान हो गया, तो इसमें पेड़ पौधे के भी संबंधित आपको सब कुछ देख लेना है और मनुष्य से भी संबंधित सब कुछ देख लेना है। अब आइए फिजिक्स की बात, मैं मिटा देता हूँ इसको। फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले जो देखना है वो देखना है प्रकाश। फिजिक्स में आपको देखना है भौतिकी में प्रकाश। तो प्रकाश का सिर्फ प्रकाश मैं इसलिए लिख दिया हूँ, तो प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन, प्रकाश के नियम वम सब सारा चीज़, और उसके बाद इसमें दर्पण, प्रकाश और दर्पण दोनों साथ साथ हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसमें चुंबकीय, चुंबकीय के बाद आप देखिएगा विद्युत, उसके बाद पृष्ठ तनाव, इससे सवाल आते हैं, और उसके बाद सदिश और अदिश राशि, इससे सवाल आते हैं। ये सवाल आपको शायद दिख नहीं रहा था आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश, दर्पण, चुंबकीय, विद्युत, पृष्ठ तनाव, सदिश और अदिश। हो सकता है कि 1 से 2 गो न्यूमेरिकल अभी आपसे पूछ ले। ये आपका फिजिक्स से इतने हुए। केमिस्ट्री में भी आप अम्ल देख लीजिए, क्षार देख लीजिए, केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव तत्व देख लीजिए, फिर जितने भी अम्लीय विचलन हैं, यौगिक है जो मिला करके बनते हैं, उसको देख लीजिए, उससे सवाल आपके आएंगे। अब मैं लास्ट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ बिहार के बारे में। वैसे और इकोनॉमिक्स जो छूट गया है, तो इकोनॉमिक्स में जो सवाल आएगा इकोनॉमिक्स का, वो इकोनॉमिक्स का सवाल आएगा कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में कितने रैंकिंग पर है। जैसे कि उससे एक सवाल निश्चित रहता है, भूखमरी के स्थिति में, हैप्पीनेस की स्थिति में, स्वच्छता के जगह पर, तो उसमें भारत की रैंकिंग विश्व के अकॉर्डिंग कितने क्रम पर है उसको देखेंगे इकोनॉमिक्स में। उसके बाद राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आता है प्रत्येक साल का, उसको देख लेंगे इकोनॉमिक्स में। फिर बजट को देखेंगे। बजट के बाद आप नीति आयोग की रिपोर्ट को देखेंगे कि नीति आयोग ने किस किस चीज़ के लिए कौन कौन से सुझाव दिया है, उसको देखेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स के लेकर के हो गया। अब मैं आपको बिहार के इतिहास के बारे में बताता हूँ, जहाँ बिहार के सवाल आते हैं। तो बिहार के इतिहास के बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया कि प्राचीन भारत जो है वो टोटली बिहार का इतिहास है। अब रहा बात बिहार के इतिहास के बाद बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में, तो बिहार के लगभग बहुत सारे व्यक्तियों ने आधुनिक भारत का जो भी मूवमेंट हुआ था उसमें भाग लिया था, और उस भाग लेने में उनकी जो भी योगदान रही, उनकी जो भी भूमिका रही, और उन्होंने जो जो चीज़ उसके प्रति किया, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। बिहार की स्थिति को देखते हुए, मतलब बिहार ने किस चीज़ के लिए कौन से योगदान दिए थे, उसको देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपका बिहार का इतिहास। उसके बाद बिहार के भूगोल में बिहार की कौन सी नदियाँ किधर से किधर को गुजरती है, किस किस राज्य को टच करती है, कौन सी नदी शोक नदी है, बिहार में गंगा किस किस जिला को कवर करती है, किस किस जिला को छूते हुए जाती है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे बिहार के भूगोल को लेकर के। उसके बाद बिहार के राज्य व्यवस्था में आप पंचायत को देखेंगे। फिर जो बिहार सरकार के तहत
जो भी नए इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसको देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि न्यायपालिका में 50% का आरक्षण है, वो चीज़ है। इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। फिर बिहार के करंट अफेयर्स को देखना है कि बिहार के करंट अफेयर्स में कौन कौन से चीज़ वर्तमान में चल रहा है, बिहार में जो खेल हो रहे हैं उसको, बिहार में जो नियुक्तियाँ हो रही है उसको, बिहार का महाधिवक्ता कौन है, बिहार का विधानसभा अध्यक्ष कौन है, बिहार में कौन कौन सी समिति विधानसभा के स्तर पर गठित की गई है और समिति के हेड कौन है, उन सभी चीज़ों को आपको देखना है। समझ गए? तो इतनी टॉपिक्स, और उसके बाद 1 साल तक का करंट अफेयर्स को देखना है, और उसके बाद 35वीं से लेकर के 66वीं तक, 35वीं से लेकर 66वीं तक के पूछे गए सभी प्रीलिम्स यानी प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के प्रश्न, इसको एकदम उसी तरह से चाट जाएंगे जिस तरह से आप अपने फेवरेट डिश को खाते हैं, पागल हो जाते हैं फेवरेट डिश को खाने के लिए। जैसे कि आप गांव घर में जाते होंगे रिसेप्शन में भोज खाने के लिए, आप मुर्गा के स्टॉल पर और आइसक्रीम के स्टॉल पर पागल की तरह टूटते होंगे, तो समझिए कि वही मुर्गा के स्टॉल है। इस मुर्गा के स्टॉल को एकदम, जैसे घरे तो 4 पीस मिलता हो, खा लेवा 4 पीस में, लेकिन जहाँ फ्री के मिलता हो वहाँ तो टूट परवल, तो टूट पड़े वाली जहाँ बात होता हो वहाँ इसको उसी दृष्टिकोण से देखिएगा जिस दृष्टिकोण से फ्री वाला चीज़ पर देखते हैं। ये लगभग आपको 40% क्वेश्चन को कवर करा देगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर किसी भी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर सिर्फ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो 30, 35, 40% तक आप बीपीएससी के आगामी एग्जाम के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आप पूरे प्रीवियस यानी पूरे पीसीएस या छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, और आईएएस का जो भी एग्ज़ाम में कुछ सवाल पूछे गए हैं उसके डिस्क्रिप्शन हो, उन सभी चीज़ों को देखते हैं तो लगभग 60% तक आप एग्ज़ाम के सवाल को हल कर सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो इतने आप तैयारी करें, आपका रिजल्ट होगा। मैं कामना करूंगा कि आपकी रिजल्ट हो, और जो भी कन्फ्यूजन होगी, किसी भी कन्फ्यूजन होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।